हाय गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय साक्षी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन नेट जून 2021। अभी जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2 सेशन का मर्ज होकर जो एग्ज़ाम आया था उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन नए देखने को मिले थे। इससे पहले की वीडियो सीरीज़ में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इनकम टैक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि इनकम टैक्स के क्वेश्चन अभी जो पीछे कॉमर्स का एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए थे, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके क्वेश्चन साथ में उसके कंसेप्ट क्लैरिटी भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ से किस चैप्टर से पूछा गया था, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is sequence the step for computing depreciation in income from business and profession। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर आपको क्या करना है, इन स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाना है डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हुए। पीजीबीपी में जब हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं हम यूज करते हैं एसएलएम मेथड भी और डब्ल्यूडीबी। तो जब हम ब्लॉक ऑफ एसेट की बात करेंगे तो हम डब्ल्यूडीबी मेथड को यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन स्टेप्स को सिक्वेंसिंग करनी है। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका एचसी मेहरोत्रा जो बुक है आपकी इनकम टैक्स की, वहां पर जो चैप्टर नंबर है पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो वहां पर असेट का जो ब्लॉक बनता है उस ब्लॉक के अंदर किस वैल्यू पर असेट के पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले मैं बता देती हूँ कि ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है। जो सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली एसेट होती है हम उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है हमारा, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम ब्लॉक ऑफ एसेट में जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हम देखते हैं कि साल के पहले दिन हमारे ब्लॉक में कितनी वैल्यू है एसेट की। भाई 3 एसेट हैं, 4 एसेट्स हैं, 5 एसेट्स हैं, टोटल साल के पहले दिन उनकी कितनी वैल्यू है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अगर साल के दौरान हमने कुछ नई एसेट्स परचेज किया तो वो ऐड कर देंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, कोई एसेट हमने बेच दी है, कुछ स्क्रैप वैल्यू है, खराब हो गई, कबाड़ में दे दी, तो उसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या बच जाएगा, ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू बच जाएगी डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है जी। तो डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू जब हम किसी ब्लॉक ऑफ एसेट की कैलकुलेट करते हैं तो ब्लॉक का मतलब मैंने बता दिया कि जो सेम रेट वाली एसेट होती है जिनके ऊपर एक जैसी रेट से डेप्रिसिएशन लगता है हम उनको एक ग्रुप में एक ब्लॉक में डाल देते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ब्लॉक ऑफ एसेट की क्या करेंगे, हम रिटर्न डाउन वैल्यू चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज बी। उसके बाद हमने अगर कोई नई एसेट क्या किया, परचेज की है, तो उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे डी। ठीक है जी। उसके बाद अगर हमने कुछ सेल किया है तो उसको लेस कर देंगे, सोल्ड वाली चीज को उठा के क्या कर देंगे, लेस कर देंगे सी। उसके बाद क्या बच जाएगी, लास्ट डे में हमारी वैल्यू बच जाएगी। तो बी डी सी ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका सोर्स है जी एचसी मेहरोत्रा। आप एचसी मेहरोत्रा में जाकर इसको चेक कर सकते हो। Our next question is the exemption with respect to HRA. HRA means house rent allowance is based on the upon the following factors. ये आपको फैक्टर्स दिए गए हैं, आपको बताना था कि कौन कौन से फैक्टर्स के बेस पर आपको हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी। तो आप देखिए, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, एक ऐसा अलाउंस, अलाउंस को मतलब किस फॉर्म में देते हैं, पहले तो आप ये देखिए। अलाउंसेस जब कंपनी या कोई भी आपका एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कोई भी बेनिफिट अगर कैश की फॉर्म में प्रोवाइड करवाता है तो उसको बोलते हैं हम अलाउंसेस। सैलरी के अलावा जब कोई भी बेनिफिट कंपनी के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है कैश की फॉर्म में तो उसको अलाउंसेस बोलते हैं। अगर किसी अदर फॉर्म में दिया जाता है तो उसको प्रिक्विजिट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है हाउस रेंट अलाउंस की, कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस देता है
तो उस केस में देखिए, अगर एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है और वो अपने खुद के घर में रह रहा है, भाई HRA भी ले रहा है, कहीं बाहर रेंट पे नहीं रह रहा, वो HRA भी ले रहा है और खुद के घर में रह रहा है, तो उस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा HRA टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन अगर वो HRA रिसीव कर रहा है और अगर कहीं वो साथ में रेंट पे रह रहा है, तो उस केस में जो HRA की वैल्यू है वो कितनी वैल्यू एग्जाम्प्ट होगी वो चेक करते हैं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। सबसे पहला है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सेकेंड है 40 और 50% ऑफ सैलरी। 50% किस में होगी, DMC के, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता के केस में। और थर्ड है HRA एक्चुअली रिसीव्ड, कि कितना HRA आपको रिसीव हो रहा है। इन तीनों में से जो कम होगा वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाना है। अब सैलरी में क्या क्या लेंगे, BP यानी कि बेसिक पे, DP यानी कि डियरनेस पे, और कमीशन यानी कि फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये आपका कैलकुलेट होता है इस तरीके से HRA। तो आपने देखा HRA को कैलकुलेट करते वक्त हमें रेंट पेड की भी जरूरत पड़ी, हमने यहाँ रेंट पेड देखा। दूसरा फैक्टर प्लेस ऑफ रेसिडेंस की भी नीड थी हमें, कि DMC के भाई दिल्ली में है फ्लैट, चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, या रेस्ट ऑफ इंडिया है, इन 4 महानगरों के अलावा। तो हमने प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी चेक किया, सैलरी भी चेक की, भाई 10% है, 40% है, एक्चुअल अमाउंट जितनी रिसीव हुई है वो भी हमने चेक की। ना तो हमने कहीं फेयर रेंट की बात की, ना कहीं मार्केट रेंट की बात की। तो कौन कौन से 4 फैक्टर है, हमारे ऊपर वाले 4 फैक्टर है ABCD, जो हमारे रेंट को कैलकुलेट करने में, HRA कैलकुलेट करने में यूज हुए हैं। तो हमने एग्जाम्पशन के लिए कौन कौन से फैक्टर देखने थे, तो एग्जाम्पशन विद रिस्पेक्ट टू HRA इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो इन 4 फैक्टर पर बेस्ड होती है HRA की कैलकुलेशन। ये 2 फैक्टर आपके इसके अंदर कंसीडर नहीं होते, तो आंसर इज A। नेक्स्ट देखिए, A इज रेजिडेंट इन इंडिया 60 ईयर्स। एक पर्सन है जिसकी एज क्या है, 60 ईयर्स है, उसने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है 5 लाख रुपए और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कमाई है 3 लाख रुपए। हमें पता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, हम बाद में कैलकुलेट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स, पहले हम नॉन एग्रीकल्चर पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जब हम एग्रीकल्चर इनकम ऐड करते हैं तो वो बन जाती है एग्रीगेट इनकम। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स लाइबिलिटी बतानी है A की। देखो नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख की है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग देखे तो पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 50,000 पे 5%, यानी कि 2500 टैक्स आ गया। फिर हमने क्या करना है, टोटल टैक्स कितना बन गया 2500। 87A की रिबेट क्या कहती है कि अगर हमारी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम है या 5 लाख है, तो हमें 87A के अंदर एक सेक्शन है 87A, उसमें रिबेट मिलती है 12,500 रुपये तक की। कि अगर हमारी जो टोटल इनकम है सभी सोर्सेज से मिलाकर अगर वो 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो हमें टैक्स लाइबिलिटी में से 12,500 रुपये तक की क्या मिलती है, रिबेट मिलती है। तो यहाँ 2500 हमारा टैक्स बन रहा है, तो हम 2500 की रिबेट ले सकते हैं, क्योंकि हमें रिबेट कितनी मिलनी है 12,500 रुपये तक की। तो 2500 में से 2500 लेस कर दो, टैक्स लाइबिलिटी क्या आ जाएगी, नील आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इनकम बन रही है वो 5 लाख से कम है, इसीलिए हम रिबेट का क्लेम कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम यहाँ पर तो 5 लाख ये हो गए, 3 लाख ये हो गए, 8 लाख थी, नहीं। 5 हेड की मिला के टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम बनती है, उसके बाद ATC से ATU लेस करते हो तो वो टोटल इनकम आती है। एग्रीकल्चर की ऐड करोगे तो वो एग्रीगेट इनकम बनेगी। एग्रीगेट इनकम का यहाँ कोई काम नहीं होता। जब हम रिबेट कैलकुलेट करते हैं तो हम टोटल इनकम को चेक करते हैं, एग्रीगेट इनकम को चेक नहीं करते। ये कंसेप्ट लगेगा यहाँ। उसके बाद देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जी आपका नील, यानी कि 4th C। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन पर्सन अंडर सेक्शन 17(1)। पर्सन की डेफिनेशन में चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन होता है। भाई सारे ही होते हैं, HUF, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सभी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं।
एज पर सेक्शन 231 एन इंडिविजुअल, HUF, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई फॉर्म, कोई कंपनी, कोई लोकल अथॉरिटी, सभी के सभी क्या किस में आते हैं, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम, इन सभी इनकम्स में से कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज होंगी। तो मैं पहले इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर कौन कौन सी इनकम आती है। सारे के सारे इंटरेस्ट आते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, सभी टाइप के इंटरेस्ट इसके अंदर आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनकम ऑफ ए टेनेंट फ्रॉम सबलेट और होल और पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। सबलेट का मतलब क्या होता है, ए एक्चुअल ओनर है, ए ने घर किराए पे दिया बी को, बी ने 4 कमरे ले लिए, अब बी अकेला बंदा क्या करेगा 4 कमरों का, बी ने उठा के सी को आगे रेंट पे दे दिया। घर किसका, ए का, टेनेंट कौन, किराएदार कौन, बी, मालिक कौन, ए। बी किराएदार है, किराएदार ने अपने अंडर में किराए पे रख लिया एक को, तो ये लेट आउट का पोर्शन हो गया, यहाँ सब लेट हो गया। किराएदार के नीचे जब किराएदार रखा जाता है ना तो उस पोर्शन को बोला जाता है सब लेट हाउस। तो लेट आउट का केस कहाँ सोल्व होता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में। अब किराएदार और मालिक के बीच का जो रिलेशन है वो कहाँ सोल्व होगा, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। अब दो किराएदार के बीच का जो रिलेशन है वो कहाँ सोल्व होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है जी, तो किराएदार को अपने नीचे किराएदार रखने से जो इनकम आ रही है वो कहाँ होगी, सबलेट में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। रॉयल्टी की इनकम है या टीचर है, टीचर जो सैलरी लेता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। टीचर को जो एग्जाम ड्यूटी में या पेपर चेक करके या अदर कोई इनकम कमा के पैसा मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। डायरेक्टर की फीस है या कोई ऐसी लैंड है जो जिसका बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, बिल्डिंग के अलावा कोई ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से रेंट मिल रहा है जैसे पार्क वगैरह से, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा आपका। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कोई एग्रीकल्चर लैंड है और आउटसाइड इंडिया, इनसाइड इंडिया है तो वो एग्रीकल्चर हेड में आएगी, आउटसाइड इंडिया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाएगी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, फिशरीज से, फेरिस से, अनडिस्क्लोज्ड इनकम से, या फिर URPF यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर आपका कोई कंट्रीब्यूशन है वहां से इनकम आ रही है। इंश्योरेंस कमीशन है, ये सारे इनकम्स क्या होती है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स है, ये सभी की सभी इनकम क्या होती है, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनती है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग से, यस मैम, अभी आपने बताया। डायरेक्टर फीस, यस मैम, डायरेक्टर फीस हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। ऐसा इसीलिए होता है कि ना तो डायरेक्टर किसी का एम्प्लॉय होता है, जो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आएगा। डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय है किसी का, किसी के अंडर में काम कर रहा है, किसी संस्था के, किसी इंस्टीट्यूट के, तो वहां पर उसका सैलरी एड में टैक्सेबल होगा। यहाँ पर जो डायरेक्टर की फीस है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर चार्जेबल है। ग्राउंड रेंट मैंने आपको अभी बताया। आउटसाइड इंडिया की कोई एग्रीकल्चर इनकम है, मैंने अभी बताया। इनसाइड इंडिया है तो एग्रीकल्चर में जाएगा, आउटसाइड इंडिया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी एग्रीकल्चर की इनकम। इंश्योरेंस कमीशन है या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सभी क्या आएगी, इंटरेस्ट जितने भी टाइप का है ये सब कहाँ पर आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो आंसर इज ABCDE, ये आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है जी। F आपका यहाँ पर नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज आएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ चार्जेबल नहीं होगा, वो आपका फिर कैपिटल गेन हेड के अंदर चला जाता है। तो आपकी ये 5 चीज़ें आएंगी। इंटरेस्ट यहाँ पर लाई होगा बेटा, लेकिन इनकम ये वाली यहाँ लाई नहीं होगी। इंश्योरेंस कमीशन आएगी, एग्रीकल्चर, ग्राउंड रेंट, डायरेक्टर और इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आपका आंसर रहेगा D। तो इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।